स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आ चुके हम आपके लिए न्यू टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 4। इससे प्रीवियस में 3 टेस्ट सीरीज हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पे कवर किया है। आज जो हम आपके पास कवर करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी टेस्ट नंबर 4। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, ये क्वेश्चन हर एक टेस्ट के लिए आपके पास इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हम आपके पास सिलेबस कवर कर रहे हैं वो आपके पास है साइकोलॉजी, जो कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में आपके पास कवर होता है, प्लस इंडियन जीके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में एचपी जीके है, आपके पास जर्नल साइंस है एंड आपके पास जर्नल मैथमेटिक्स है। तो ये आपके पास कॉमन पोर्शन है जो कि हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से जो है आपके पास पूछा जाता है। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। कल भी हमने 50 क्वेश्चन आपके पास स्टडी किए थे जो कि यहाँ पे आके आपके पास फिनिश हो गए थे। तो नेक्स्ट जो हम आपके पास लेकर आए हैं टेस्ट पेपर 04। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। कंफर्म कर लेते हैं ऑडियो ये वीडियो सभी सही तरीके से जो है वो रन कर रहे हैं। चलिए, तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से ट्राइंगल बेस्ड हैं। कल हमने लाइन से रिगार्डिंग देखे थे, इसमें लीनियर पेयर एंड आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट थे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपके पास एक ट्राइंगल दी गई, ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, इसमें डी जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स कि जो आपके पास क्यू आर होगा, तो ये क्यू आर है आपके पास, इसमें क्या दिया गया है मिड पॉइंट, यानी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू डी प्लस डी आर, यही मतलब होता है मिड पॉइंट का। उसमें पूछ रहा है जो पी एम है आपके पास वो क्या है। देखिए, पी जो है, पी और एम ये वाली लाइन है, और यहाँ पे एक एंगल मेंशन किया गया है जो कि आपके पास 90 डिग्री का। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी लाइन पर से लंब यानी अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, एंड जब वो दूसरे के ऊपर टच करता है, जैसे कोई ट्राइंगल है, अगर कोई पॉइंट है आपके पास, उस पॉइंट से कोई भी लाइन है जो कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर टच हो रही है, तो उसको आप एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसका आपके पास? एल्टीट्यूड। ठीक है, कोई भी ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री के ऊपर होगा और वर्टेक्स को आपके पास टच करता है, तो उसको आपके पास क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। फिर नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे पी डी। अब पी डी क्या है ये देखिए, पी डी जो है एकदम सेंटर को टच कर रहा है, और ऐसी लाइन या एक ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर पे है और वो एक लाइन को क्रॉस कर रहा है वर्टेक्स में से, तो उसको आप मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। मीडियन को ऐसे याद रखिए, मीडियम या आपके पास एकदम सेंटर, दैट इज अ वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट आपके पास होता है उसको मीडियन करके जो है आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे आगे, एल्टीट्यूड का एंड मीडियन का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। बाहर के एंगल का पूछ रहा है, अंदर के एंगल नहीं है अभी, ठीक है, बाहर के एंगल का। तो ट्राइंगल है, आपको पता है ट्राइंगल का जो टोटल सम होता है, यानी उसके इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है आपके पास? 180। कितना होता है? 180। तो इसका आप निकाल सकते हो यहाँ से कितना होगा 180, या फिर आप एक डायरेक्टली इक्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल का, दैट इज एक्स, यानी एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर का जो कोण है आपके पास, वो किसके बराबर होता है आपके पास? सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ट्राइंगल की बात करें, यानी अगर ये आपके पास क्या है, ये एक्स है, इसको वाई जेड मान लें, तो ये अपोजिट एंगल है, इसको छोड़ के जो भी एंगल होंगे उनका जो सम होगा आपके पास वो इस के एंगल के बराबर होगा जो बाहर वाला है। तो इसका सम कितना आएगा आपके पास? 120। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, सेम क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन सेम तरह के हैं, इसमें 3-4 हम आपको करवा देंगे, बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जो है कमेंट करके बताएंगे। ये भी सेम है, जो बाहर का एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम कितना होगा? इन दोनों का सम, ठीक है, यानी 65 प्लस 45 जो भी आपके पास आएगा 0, और ये आपके पास 12 एंड 30 130, तो कितना होगा आपके पास यहाँ पे? नॉट 130, 10 एंड 11, ठीक है, 1 1 10 11, ठीक है, 1 1 110 डिग्री जो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 65 प्लस 5 70 और 7 प्लस 4 11।
110 डिग्री। तो ये भी आपके पास सेम है एज इट इज़, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके पास 40 प्लस यानी 70, ठीक है 70। और अगर मैं यहाँ से कहूँ कि अगर आपको ये अंदर वाला निकालना है देन, तो अगर ये 70 है तो इसमें लीनियर पेयर आप लगा सकते हो इस तरह से। अगर ये एंगल इस तरह से है और ये अगर एक्स है आपके पास, तो ये कितना होगा, अगर ये 70 है तो आपको पता है टोटल कितना होता है 180 होता है ना आपके पास, 180 होता है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, यानी x और अगर ये y है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एंड अगर ये 70 है तो ये परली साइड जाके 180 माइनस 70 दिस विल बी इक्वल टू y, दिस वन इक्वल टू 110। अंदर वाला कितना हो जाएगा 110। ट्राइंगल के जो तीनों होते हैं यानी x प्लस वाई प्लस जेड वो ऑलवेज इक्वल होते हैं 180 के। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 30 प्लस 40 कितने होंगे 70, और बाकी कितने बच गया आपके पास प्लस 110, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपके पास सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्स जो है इस डायग्राम में फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी आपने देखा, यानी x प्लस 50 प्लस 60। अब ऐसा मत सोचिएगा इजी है, पेपर में हो सकता है आपके माइंड से स्किप कर जाए, तो आपको क्या करना है, इनको एकदम कैलकुलेट करने की आदत डालने लिए। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 180 के बराबर होते हैं हमेशा, तो 180 माइनस 6×5=11 यानी 110, दिस विल अगेन 70 डिग्री। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इनका आंसर जो है आप हमें कैलकुलेट करके बताएंगे, एकदम इजी है, 1 मिनट ही आपका जो है वो लगने वाला है। इसमें आप लीनियर पेयर लगाएंगे और फिर तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसमें बहुत से फॉर्मूले हैं, आप किसी भी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं फिफ्थ वन को। तो ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये एंगल तो ऑटोमेटिकली 80 का हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना दोनों आपस में, तो ये भी 80 का है, ये भी 80 का है, और आपके पास 80 प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एक्स इज इक्वल टू 180, 8×5=13 माइनस 130, दिस विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, 50 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन है ना, और एकदम इजीली आप इनको कर सकते हैं। अभी हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ हम सिंपल सिंपल ही पास करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइंगल है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल एंड राइट एंगल है पी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर ट्राइंगल मिलता है हमें, तो हम ट्राइंगल आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये आपके पास ट्राइंगल रहा, तो थोड़ा सा किस तरह से ट्राइंगल फॉर्म में ये इस तरह से आपके पास बनेगा, राइट एंगल की फॉर्म में ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी यहाँ पे शेप्स हैं। ये आपके पास एक सिंपल लाइन यहाँ पे हमने ले ली। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास जो P है उसके ऊपर क्या है आपके पास यहाँ पे, तो P पॉइंट मान लेता हूँ, तो इसके ऊपर राइट एंगल है, यानी आपके पास 90 डिग्री का जो एंगल है। ओके, बाकी इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, ये आपके पास एक लाइन, ठीक है, एंड वन इज यहाँ से आपके रही दूसरी लाइन, तो आपके पास पूरा ट्राइंगल यहाँ पे बन गया। ठीक है, P पॉइंट के ऊपर क्या आ गया आपके पास यहाँ पे राइट एंगल। क्लियर, P के ऊपर क्या आ गया 90 एंगल। पी क्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है आपके पास, तो हम मान लेते हैं कि पी क्यू और क्यू आर आपको निकालनी है, तो दिस इज क्यू आर। ओके, यहाँ पे लिखिएगा क्यू, यहाँ पे लिखिएगा आर, ये सेम बात हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर और आपके पास पी आर जो है दैट इज 24 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको दिस वन जो है वो फाइंड करनी है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से जो आप फाइंड करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर आपको निकालना है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा आपके पास है, इन साइड को कहीं भी रख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ आपके पास है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10, दिस विल इक्वल टू 100, 100 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है आपके पास 576, दिस विल बी इक्वल टू 676। अब ये तो पता करना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर है, तो होल अंडर द रूट, या तो आप फैक्टर बनाओ 676 करके फैक्टर बनाइए,
टू टू करके जो भी इसकी वैल्यू है, या फिर आप सिंपली यहाँ पे मेथड लगा सकते हो लॉन्ग डिवीजन लेमा का। क्लियर? कहने के लिए लॉन्ग है, इजीली हो जाता है, आपको लिखना है 676 और इस तरह से आपने किया होगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। पेयर्स बनाने हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, दो दो के पेयर, तो ये अकेला बच गया, अकेला पेयर, ठीक है। फिर आपको ढूंढना है कि इसका स्क्वायर के बराबर कौन सी वैल्यू आएगी। 2 का स्क्वायर जाता है 4 तक, ठीक है, 4 तक। 3 का स्क्वायर जाता है 9 तक। 4 का स्क्वायर आपके पास जाता है 16 तक। 5 का स्क्वायर आपके पास है 25। आपको सिर्फ स्क्वायर तक रहना है और कम तक, ठीक है। तो सिर्फ यही यहाँ पे अप्लाई होता है, कम वाला। दिस इज 2 और सेम एज इट इज ऊपर लिखना है 2 2 4, यहाँ पे 4 आ गया और रिमाइंडर आपके पास 2 बच गया, और एज इट इज इनको यहाँ पे लिख देना है। ओके, फिर आपको नेक्स्ट देखनी है वैल्यू, तो नेक्स्ट यहाँ पे पेयर बनेगा और दिस वन, ठीक है, ये वैल्यू देखनी है आपको। तो यहाँ पे जो 2 आपने लिखा है इसका डबल हम यहाँ पे लिखेंगे 4, या लिखेंगे 4। अब हमें ऐसी वैल्यू देखनी है 4 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपके पास मैच होती है। तो 4 4 जा या 4 6 जा कितने होते हैं आपके पास? 24 होते हैं, ठीक है। 4 इंटू 6 कितने होते हैं आपके पास? 24। तो बस इस यहीं से इन चीज़ों को उठाना है, क्या लिखना है? 4 साथ में 6 और नीचे भी आपको यहाँ पे 6 लिख देना है, सभी में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 6 का 36, इट इज यानी आपको एज इट इज़ इन चीज़ों को इसी तरह से जो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 6 एंड 24 और 3 चला जाएगा तो 27 आ गया ना, देखो बराबर। तो 276। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आपके पास आई थी? यानी 6 लिखा था हमने यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी यानी जिसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई किया है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे, इसी के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो 26 है वो क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाए, ठीक है। ये फैक्टर बना सकते हो तो फैक्टर के थ्रू भी आप इनको कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। देखिए, जो भी कंडक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, तो या तो आपके पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, या तो आपके पास सॉल्यूशन होगा कोई, ठीक है। तो लिक्विड हो सकता है आपके पास, यहाँ पे लिक्विड हो सकता है, या आपके पास गैसेस हो सकता है, तीन ही चीज़ें होंगी। जो मेटल होते हैं इसमें आपके पास सेमीकंडक्टर्स, सॉरी, जो मेटल्स होते हैं आपके पास में फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड में आपके पास आयंस होते हैं और गैसेस में भी आपके पास जो है वो आयन होते हैं, यानी फ्री आयंस उसमें प्रेजेंट होते हैं। बात यहाँ पे गुड कंडक्टर की कर रहे हैं, और मेटल के केस में यहाँ पे आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वजह से आपके पास क्या होता है, इसमें जो करंट है वो इजिली फ्लो हो जाता है। तो बी जो है आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। क्या बोल रहे हैं आपके पास ऐसे कौन सी टर्म है आपके पास जिसके जो है आपके पास सेम डायमेंशन नहीं है, नॉट द सेम डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने पड़ेंगे आपको पहले, ठीक है। देखिए, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशन निकालने हैं तो अप्रोक्सीमेटली इनके सेम ही बनेंगे, ml/t-2, ठीक है। एरिया के ऊपर जाएगा तो एरिया क्या होता है? लेंथ स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो इनवर्स, ठीक है। ये बन गए प्रेशर के, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेस क्या होता है आपके पास? ये भी आपके पास फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो सेम डायमेंशन आएंगे, सेम हो गए। वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम सेम डायमेंशन आएंगे, यूनिट सेम है। वर्क क्या होते हैं आपके पास? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी, कितना आपने फोर्स लगाई है और कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी वर्क क्या होता है आपके पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड एनर्जी क्या है आपके पास? कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। दोनों के ही यूनिट जूल जूल होते हैं आपके पास, और दोनों के जो डायमेंशन है वो भी आपके पास ml/t-2 ही होते हैं, सेम डायमेंशन होते हैं। तो सिर्फ जो फोर्स होती है, फोर्स क्या होता है आपके पास? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और यानी मास के m और एक्सेलरेशन के LT-2। एंड जो इम्पल्स होती है दैट इज आपके पास फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होती है? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी होती है। दो टर्म में आप इम्पल्स को लिख सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम या आपके पास मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर फोर्स इनटू टाइम लिखोगे तो कितना बनेगा? ml/t-2, और टाइम है सेकंड में आएगा, 1 हो जाएगा। ये लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, ना कि इम्पल्स के, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम है, सेम टर्म आ जाएगी। ये जो फोर्स एंड इम्पल्स है इनके क्या है आपके पास? डिफरेंट यूनिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास
लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर होता क्या है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ लाइट इन 1 ईयर, तो दैट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज, क्या कह रहा है आपके पास, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव। देखिए साउंड वेव बेसिकली आप हर्ट्स में मेजर करते हैं, इसमें हर्ट्स में, यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ ये रहा हर्ट्स, ठीक है। साइकिल पर सेकंड होती है, साइकिल पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड सेम यूनिट, एंड आपके पास हर्ट्स, ये सभी के सभी क्या हैं आपके पास साउंड के यूनिट हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फिश एंड अदर एक्वाटिक क्रिएचर्स कैन लाइव इनसाइड अ डीप फ्रोजन पॉन्ड बिकॉज, देखिए कोई तालाब है जमा हुआ है, तो आपको पता है कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है, कल बताया भी था 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मैक्सिमम डेंसिटी होती है कितने के ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आइस की क्या मैक्सिमम होती है डेंसिटी, नहीं, आइस की डेंसिटी यानी आइस 0 डिग्री के ऊपर बनेगी, ये 4 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम, यानी वाटर जो वो हैवी होता है आइस से, आइस हल्की होती है, आइस जब भी बनती है किसी पॉन्ड में तो वो ऊपर आ जाती है, और जो सरफेस है हमेशा याद रखें कभी भी पानी जमना शुरू होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जमना शुरू होता है, यानी पहले ऊपर वाली सतह जमेगी फिर धीरे 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 नीचे वाली, और आइस खुद बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें से हीट आसानी से पास नहीं कर सकती, इसलिए जो कनाडा वगैरह में अगर अपर एरियाज के देखोगे आप तो वो इग्लू में रहते हैं, क्योंकि आपके पास बर्फ से बने हुए घर होते हैं, क्योंकि आइस जो है एक बैड कंडक्टर होती है, तो नीचे वाला जो सरफेस है वो उसमें पानी होता है, इसलिए जो क्रिएचर है वो आसानी से फ्रोजन वाटर में भी रह लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी आइस विल ऑलवेज बी वाटर जस्ट विथ द आइस लेवल, यानी आइस का जितना भी लेवल है उससे नीचे क्या होता है, यानी ब्रेथ होगा यहाँ पे, ब्रेथ ऑफ द आइस लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, जो भी पानी जिसके अंदर झाग निकल जाता है वो होता है सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें आप झाग नहीं निकाल सकते, जिससे आप कपड़े नहीं धो सकते, पीने के यूज़ नहीं कर सकते, वो होता है आपके पास बेसिकली हार्ड वाटर, ठीक है। जो हार्डनेस होती है वो होती है आपके पास बाई कार्बोनेट्स की वजह से, एंड वो भी आपके पास किसके, कैल्शियम एंड सल्फेट ऑफ, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट ऑफ क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, ओके, एंड मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ, ठीक है, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से क्या होती है, हार्डनेस, ठीक है। अगर अगर ये आपके पास हार्डनेस जो है वो किसकी वजह से आपके पास बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से है, तो वो टेम्परेरी होती है, और यहाँ पे तो परमानेंट है, टेम्परेरी हार्डनेस को आप इजीली हटा सकते हो, गर्म कर दो वो हार्डनेस चली जाएगी, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है आपके पास वो आपके पास होती है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, किसकी वजह से, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है, वो इतनी आसानी से नहीं जाती, वो आपके पास केमिकल मेथड से जाती है, जस्ट लाइक डिस्टिलेशन कर देंगे, उसमें अगर आप कास्टिक सोडा NaOH डाल दोगे या एडिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जो बॉइलिंग है उससे वो रिमूव नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बॉइलिंग से आपके पास वो नहीं जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल डिपनिंग ऑफ फ्रूट, वो आपके पास है इथाइलिन, कौन सी, इथाइलिन। नेक्स्ट है आपके पास जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ, तो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस गैलियम के लिए यूज करते हैं जी, ओके। नेक्स्ट है आपके पास द मोल मोल मॉलिक्यूल विच हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर की परसेंटेज निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना परसेंट, ठीक है, कितने स्ट्रांगली वो अटैच है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो हाईली आयनिक होता है, तो यहाँ पे देखोगे तो फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो आपके पास क्या है, हाईली आयनिक होगा, HF यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वार्ड सेल्फ, कि वो आयनिक नेचर हो जाता है और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है अदर वंस के, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास द आयन आर मैग्नेटाइट, जो मैग्नेटाइट होता है वो और है आयरन का, दैट इज Fe2, क्या होता है, Fe2O3, ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर,
एयर में तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन नहीं होती हमारे एटमॉस्फेयर में, ये काफ़ी लाइटर होती है तो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आपके पास, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट सिनेमन इज ऑब्टेन। तो सिनेमन है आपके पास, वो प्लांट्स के कौन से पार्ट से जो आपके पास लिया जाता है, जो उसकी छाल होती है यानी बार्क, जो बार्क होती है उससे जो आपके पास वो लिया जाता है। कैल्सिट्रोल इज द बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। देखिए कैल्सीफिरोल या कैल्सीफ्रियोल जो है आपके पास विटामिन डी का जो है कॉमन नेम है, केमिकल नेम है। तो विटामिन डी जो है आपके पास इसका क्या है, राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास क्लोव। क्लोव इज विच पार्ट ऑफ प्लांट। जो क्लोव होता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, आप तो जो उसका फ्लावर वर्ड होता है वो उसका क्या है आपके पास पार्ट है। देखिए ये बायो के क्वेश्चन है आपके पास, तो अब जो भी जर्नल साइंस है उसमें हम आपके लिए जो बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी जो है यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आगे जाके जो इनमें आपको दिक्कत ना आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कर्क रेखा के पास स्थित उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश ये सभी के सभी कहाँ के हैं, अपने इंडिया के हैं। तो इंडिया में से जो कर्क रेखा जाती है वो 8 राज्यों में से गुजरती है। इसको आप याद रख सकते हैं इस तरह से, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं इसको, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आपके पास राजस्थान, ठीक है। 2 बार आ गया राजस्थान, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है, पश्चिम बंगाल से भी आपके पास जाती है एंड मिजोरम से भी जो आपके पास ये जाती है। यहाँ पे पूछा गया है जो उष्ण कटिबंधीय है, तो ये जो आपके पास है 1 2 3 4 ये सभी के सभी यहाँ पे राइट आंसर हैं। देखो किसी में कहना कोई ना कोई गलत है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके पास उष्ण कटिबंधीय पूछे, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम है, यहाँ पे मणिपुर है आपके पास, यहाँ पे बिहार दे दिया गया है, यहाँ पे आपके पास आंध्र प्रदेश दे दिया गया है, ठीक है, उड़ीसा दे दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसकी ट्रिक है आपके पास, 55 में 55 में एम बी, ठीक है। यही इसका ऑर्डर भी है आपके पास, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। यही आपके पास जो है इसका ट्रेंड भी है। अफगानिस्तान में वर्तमान में नहीं लगती है, सबसे कम थी आपके पास 106 के अराउंड, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। नेक्स्ट हमारे पास पश्चिम बंगाल का कुछ बिहार किस लिए जो है प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। कुछ बिहार है वो आपके पास सिल्क उद्योग के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए, सिल्क उद्योग के। नेक्स्ट हमारे पास विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधोल किस राज्य में जो है वो प्रेजेंट है। देखिए ये आपके पास उड़ीसा में प्रेजेंट है। कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। ये आपके पास अराउंड 2600 करोड़ की जल विद्युत परियोजना थी, जो कि आपके पास महानदी के ऊपर बनी थी। कहाँ पे, महानदी के ऊपर बनी थी। और इसको ना बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया है विवादों के चलते। 26,000 यानी 2600 करोड़, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मोनेजाइट तथा थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत। थोरियम भी मिलता है आपके पास, जो जैसे जादूगोड़ा की खदानें हो गई। थोरियम जो है राजस्थान में काफ़ी अमाउंट में आपको मिलता है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। दुर्लभ खनिज जो है भारत तत्वों की भारत आत्मनिर्भर, ये गलत है। कुछ मिल जाते हैं लेकिन 100% नहीं मिलते हैं, कुछ ही मिलते हैं। तो केवल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपके पास यहाँ पे सही है, बाकी आपके पास गलत है। काल बैसाखी तथा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु के अक्सर आ जाता है या आता है, अक्सर किस ऋतु में आता है। तो वो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में आते हैं। नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी नामक जो तूफान है वो ग्रीष्म काल के प्रारंभ में जो है वो पश्चिम बंगाल में को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी के ऊपर बना है। तो आपके पास से चंबल नदी के ऊपर जो है बना है एंड
ये बनने का काम चला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, यानी इसका शिलान्यास रखा था 54 में, और 60 में बन के जो आपके पास ये तैयार हो गया। गांधी सागर बांध है, काफ़ी फेमस है ये चंबल नदी के ऊपर। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान पर जो आपके पास प्रेजेंट है? ये आपके पास सियाचिन ग्लेशियर में प्रेजेंट है, एंड ये पाकिस्तान एंड भारत के बीच में जो है बाउंड्री बनाती है, ठीक है। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन तो कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर में जो आपके पास ये प्रेजेंट है, ओके। पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य जो है आपके पास शामिल? देखिए, ये पूर्वी घाट है आपके पास, और ये आपके पास पश्चिमी घाट है। यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है आपके पास? अगर देखेंगे तो आपके पास तमिलनाडु भी है, नीचे आपके पास केरला आ जाएगा, ऊपर आपके पास यहाँ पे गुजरात आ जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ पे है, केरला भी है आपके पास, गुजरात भी है, महाराष्ट्र में ही आपके पास साथ में जो है यहाँ पे गोवा भी आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बीच में जो है वो तमिलनाडु आ जाएगा, ओके। तो डी आपके पास राइट आंसर। अराउंड 166 किलोमीटर जो है आपके पास एक घाट वो लंबा है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर जो है वो निर्भर है? तो आपके पास जो पश्चिम बंगाल है वो भूतापीय ऊर्जा के ऊपर जो है वो पूरी तरह से है निर्भर है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास साइकोलॉजी से रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन? जो साइको सोशल डोमेन है उसका पार्ट कौन सा है आपके पास? देखिए, वो है आपके पास स्टाइल ऑफ बिहेविंग। स्टाइल ऑफ बिहेविंग क्या है आपके पास? साइको सोशल डोमेन है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अ टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग अ चाइल्ड वन वर्ड ट्रेंस इज, यानी वर्ल्ड वर्ल्ड बच्चा जो है वन वर्ड को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होलो फ्रेजेस, ठीक है, होलो फ्रेजेस, जब बच्चा जो है सिंगल वर्ड बोलना शुरू करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायग्नोसिएबल स्लीपिंग डिसऑर्डर? ये चारों के चारों स्लीपिंग डिसऑर्डर हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा है जो कि मेडिकल टर्म में बीमारी नहीं है, वो है आपके पास टॉकिंग इन स्लीप। आप जब नींद में बड़बड़ाते हैं वो डायग्नोसेबल नहीं है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो सेकंड आपके पास राइट आंसर है होमिलियो क्वे, ठीक है, होमिलियो क्वे, लियो ग्रीम का नाम है आपके पास, तो स्पेलिंग याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइन एज, इंटेलिजेंस आपके पास होती है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो सी ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस? जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके रिफ्लेक्सेस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। सेकंड जो है आपके पास इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय द थायरॉक्सिडल ग्लैंड? जो आपका थायरॉक्स ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी आपके पास कहा, सॉरी मास्टर ग्लैंड आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, ओके। जो थायराइड ग्लैंड है आपके पास, इस ये जो है मेटाबॉलिज्म के लिए जो आपके पास यूज होता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास रेंज ऑफ आईक्यू। आईक्यू दी गई है, आपको बताना है मॉडरेट मेंटल रिटायर्ड जो होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? जो मॉडरेट मेंटल होंगे उनका आईक्यू जो है 35 से 54 के बीच में होता है, 35 से 54 के बीच में। नेक्स्ट है आपके पास द मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन दैट इंडिकेट द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं आपके पास? पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी। ब्रेन से रिगार्डिंग होती है टोमोग्राफी आप, ओके। यानी द मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जैसे आपके पास एमआरआई होता है, ठीक है, एमआरआई हो गया, तो आपके पास जो एमआरआई करते हैं आपके पास सीटीआई होता है, ठीक है, सीटी स्कैन जिसे आप कहते हो। तो ये चीज़ें जो है, जो सीटी स्कैन है वो माइंड से रिगार्डिंग है, टोमोग्राफी से रिगार्डिंग, यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास हु स्टार्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी? तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी किसने स्टार्ट की थी? गलफोर्ट ने, ठीक है, गलफोर्ट जो है इसका राइट आंसर है। लास्ट है आपके पास हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी? इजी क्वेश्चन है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने आपके पास जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन आपके पास स्टडी करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई टॉपिक अगर आप इसमें देखना चाहते हैं
वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इन टॉपिक्स को भी बीच में इंक्लूड कीजिए। उन टॉपिक्स को भी हम आपके लिए जो है इसमें इंक्लूड कर देंगे। ओके, बाकी किस तरह के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक से रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, तो वो आप हमारे साथ मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में टुमारो विद द सेम टाइम। तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बाकी पीडीएफ वगैरह के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ फाइल या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।